हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें लोकतांत्रिक बदलाव का साधन, यानी कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हुआ, किस आधार पे बदलाव हुआ, इन सारी चीज़ों को हम लोग दोबारा समझने वाले हैं। और अपना जो चैप्टर है अभी की संविधान का राजनीतिक सिद्धांत के बारे में या राजनीतिक दर्शन की बात करें तो उसको हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो हम समझ चुके हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर जो है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाला है, बट इसकी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए जानकारी रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि स्टार्टिंग में जो हमने फर्स्ट अध्याय में ही सारी चीज़ें कुछ चीज़ें पढ़ ली थी कि संविधान के अर्थ और इसके जो अच्छे संविधान की ज़रूरत के बारे में, ये सारी चीज़ें हम पढ़े थे। और हमें यहाँ पे आपको बता दूँ, आप लोग एंड तक बने रहिएगा। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे जिसका आंसर अभी हम पढ़ेंगे, बाद में लास्ट में मैं कराऊंगी आपको, ठीक है, कि उसका आंसर एग्जैक्टली क्या है एंड आंसर हमें कैसे, किस आधार पे करना है। हम ऐसे डायरेक्ट आंसर कर देते हैं, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत हो जाता है। तो हमें कैसे करना है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी अभी लास्ट में। तो पहले अपना चैप्टर पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग स्टार्टिंग में ही बेहतर तरीके से समझ चुके थे और इस बात पर व्यापक सहमति है कि संविधान को अंगीकार करने का मतलब कि अंगीकार करने का एक बड़ा कारण है और सत्ता को निरंकुश होने से रोकना, ठीक है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि हमने संविधान को गढ़ा, तो इसमें मेन रीज़न क्या है कि जो निरंकुश शासन है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं रोकना, कि निरंकुशता हमारे गवर्नमेंट में ना आ जाए। अभी मैं निरंकुशता भी आपको समझाती हूँ, पूरा पैराग्राफ पढ़ लूँ उसके बाद, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि आधुनिक राज्य अति की हद तक ताकतवर हैं और बल प्रयोग और दंड शक्ति पर राज्य का एकाधिकार माना जाता है। यानी कि आपके जो अभी आधुनिक राज्य हैं वो क्या है कि अति की हद तक ताकतवर हैं और बल प्रयोग और दंड शक्ति पर राज्य का क्या है, एकाधिकार माना जाता है। यहाँ पे राज्य हम आपको बार बार बता रहे हैं, देश को ये किया जा रहा है, ठीक है। राज्य आपका ये स्टेट वाले राज्य नहीं है, आपके यूपी एमपी बिहार राज्य नहीं है, भारत राज्य की बात की जा रही है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको भारत देश नहीं मिलेगा, ये बात आपको याद रखनी है। एंड जब भी आप आंसर लिखेंगे, मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे, तो बेहतर होगा कि आप भारत को राज्य ही दिखाएं, देश मत बताएं। अपने लिखावटी में भारत राज्य का उपयोग करते हैं, आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो इसमें से क्या बताया गया कि मतलब राज्यों के हाथ में काफ़ी ज़्यादा जो अपना राज्य है कि एकाधिकार माना जाता है, और यदि ऐसे राज्य की संस्थाएं गलत हाथों में पड़ जाएं तो क्या होगा। यानी कि यहाँ पे शक्ति वगैरह जो भी दंड वगैरह देने का राज्य की प्राथमिकता होती है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ठीक है, उसको आप ले लीजिए। तो यदि किसी कंट्री की जो शासन व्यवस्था वो किसी गलत हाथों में पड़ जाए तब क्या हो सकता है। और भले ही इन संस्थाओं का निर्माण हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए किया गया था, परंतु ये बड़ी आसानी से ही हमारे विरुद्ध काम कर सकती है। यानी कि किसी गलत हाथों में पड़ा तो क्या कर सकती है, हमारे भलाई के लिए संस्थाएं बनाई गई थी, ह्यूमन राइट हमारी भलाई के लिए बनाया गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे हमारी सत्ता ही किसी गलत आदमी की हाथ में है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गलत होगी, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। संस्था बनी हुई होगी फिर भी ना के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे निरंकुश शासन है। वो जो चाहेंगे वो अपना करवाना चाहेंगे, हमारे जनता की भलाई क्या है, किस में है, उनसे फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि राज्य की शक्ति का दुनिया भर का अनुभव बताता है कि अधिकांश राष्ट्र कुछ व्यक्ति अथवा समूहों के हित को नुकसान पहुंचाने की दिशा में काम कर सकते हैं। बहुत से ऐसे राज्य हैं जो कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ काम करते रहते हैं कि क्या होता है कि हम अभी लोकतांत्रिक देश की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान की हम बात करें या कई सारे ऐसे हैं, सद्दाम, जहाँ इराक में सद्दाम हुसैन जी का जो शासन है, वो सारे के सारे ये राष्ट्र ना, अफ़गानिस्तान हो गया, इराक हो गया। और यहाँ पे हम बात करें कि जो भी कई ऐसी कंट्रियां हैं जिसमें क्या होता है, निरंकुश शासन अभी भी है, ठीक है। और वहाँ पे काफ़ी सारी जनता की वहाँ जो है उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें वो जनता के भले के लिए तो कुछ करना नहीं चाहते हैं,
वो जो चाहते हैं वही करना चाहते हैं, जनता की भलाई किसमें है उनसे मतलब नहीं रहता। और अगर ऐसा है तो हमें सत्ता के खेल के नियमों की मतलब इस तरह बनाना चाहिए कि राज्य की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगे, ठीक है, यानी कि इसे रोका जा सके। यदि ऐसा कहीं पे है तो हमें इसे रोकने की ज़रूरत होती है। कैसा है, यानी निरंकुशता है किसी भी राज्य के शासन में, चाहे फिर वो इराक हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, यूएसए हो, कोई भी कंट्री हो, तो इनमें रोक लगाना कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है। मैंने अफगानिस्तान और इराक का आपका एग्जाम्पल बताया है कि ये निरंकुश शासन है, ठीक है। यहाँ पे जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है और संविधान ने क्या किया कि संविधान ये बुनियादी नियम प्रदान करता है और राज्य को निरंकुश होने से बचाता है। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे यहाँ सारी बातें लिखी गई हैं और ऐसा बना हुआ है, इतना प्यारा सा सब कुछ उसमें लिखा गया है, वो क्या है कि हमारे यहाँ की सरकार को निरंकुश बनने से बचाता है, क्योंकि वहाँ पे जनता के लिए बातें की गई हैं, ठीक है। और जब जनता के लिए बातें की गई हैं, हम एक लोकतांत्रिक कंट्री की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश की बात करते हैं, समाजवादी की बात करते हैं, तो यहाँ पे फिर ऑब्वियस है कि ये सारी चीज़ें तो सामने आएगी कि यदि उनमें निरंकुशता आती है तो जनता के पास उतनी पावर है कि वो क्या करे कि विरोध कर सकती है, ठीक है। और जहाँ पे जनता के पास पावर ही ना हो कि वो विरोध कर ही नहीं सकती, तो प्रॉब्लम्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाती। इसलिए हमारे संविधान की ज़रूरत यहाँ पे बहुत बड़ी आपको ये समझ में आ रही होगी अब। और संविधान हमें गहरे सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन भी प्रदान करता है। और इन सब के अतिरिक्त औपनिवेशिक दास्ता में रहे लोगों के लिए संविधान राजनीतिक आत्मनिर्णय का उद्घोष है और इसका पहला जो वास्तविक अनुभव भी है। यहाँ पे यदि देखें कि जवाहरलाल नेहरू ने बताया था यहाँ पे कि इन दोनों बातों को अच्छी तरह समझते थे कि उनका कहना क्या था कि संविधान सभा की मांग पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग का प्रतिरूप है। नेहरू जी का क्या कहना था कि ये आत्मनिर्णय का प्रतिरूप है, ठीक है। और क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या थे संविधान सभा में, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। और उसके बाद हम देखें यहाँ पे तो इसमें ये बताया भी गया है, यहाँ ये आप देख रहे हैं नेहरू जी का जो कथन था कि लोग जनता, ठीक है, कि उनके ही द्वारा हम लोगों के द्वारा ही चुने गए मेंबर जो थे वो संविधान सभा में थे और उन्हीं के द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया था। और दूसरा क्या था, नेहरू जी की दलील ये भी थी कि संविधान सभा सिर्फ जनप्रतिनिधियों अथवा योग्य वकीलों का जमावड़ा भर नहीं है, बल्कि क्या है, वह यह स्वयं में राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है जो अपने अतीत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के खोल से निकलकर अपने बनाए नए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है। और भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समता तथा न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ है। तो नेहरू जी के दो कथन हैं, आप इन्हें याद रखिए कि उनकी क्या दलीलें थी। सबसे पहले कि ये जनता के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। देन सेकंड आपका क्या आता है यहाँ पे कि इसमें से जो उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं बुद्धिजीवियों या वकीलों बस का जमावड़ा नहीं है। आप देखोगे तो कुछ क्रिटिसाइज करने वाले लोग कहते हैं कि वकीलों का ही यहाँ पे दबदबा था, यहाँ पे संविधान बनाने में वकील सबसे ज़्यादा वकीलों की ही भागीदारी थी। लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे आप तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये नेहरू जी का कथन है कि ऐसा नहीं था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे संविधान जो हमारा बना उसमें से आपने देखा भी कि ऊंच नीच के बंधनों, अनटचेबिलिटी की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, हम इक्वलिटी राइट की बात करते हैं। तो और यहाँ पे न्याय के जो भी नए युग है उनके लिए ये संविधान बनाया गया और बहुत ज़रूरी भी था। और इस नज़रिए से संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत को पूरी तरह से बदल कर रख देने की क्षमता है। और इस नज़रिए के अनुसार संविधान की मौजूदगी सत्तासीन लोगों की शक्ति पर अंकुश ही नहीं लगाती। सत्तासीन यानी कि जिसकी गवर्नमेंट चल रही होती है, ठीक है, जो सत्ता पे अभी बैठे हैं, तो उन पे क्या होता है, अंकुश ही नहीं लगाती, बल्कि क्या करती है, लोग यानी कि लोग परंपरागत तौर पर सत्ता से दूर रहे। परंपरागत तौर पर यानी कि हम देखते हैं कि हम एक गणराज्य में रहते हैं। यहाँ पे जो हम चाहे प्रेसिडेंट के पद की बात करें तो आप देखते हैं कि राष्ट्र प्रमुख का पद जो होता है, गणराज्य का मतलब क्या होता है आपका,
कि राष्ट्र प्रमुख का जो पद होगा वो वंश के आधार पे, जाति धर्म या किसी के आधार पे ना होके, यानी कि वंशानुगत आधार पे ना होगा, जनता के द्वारा चुना हुआ पद होना चाहिए। ठीक है जी, जो पद पे बैठेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि यही बताया गया कि सत्तासीन लोग जो है ना, तो इसमें से परंपरागत ना हो जाएंगे कि जो ट्रेडिशनल चला आ रहा पहले से, उसी तरीके से कि पहले बाप बने, फिर दादा बने, फिर भाई बने, फिर बेटे बने, फिर भतीजे बने, ऐसा ना चला। जैसे अब ब्रिटेन में होता है कि एक ही साल से, मतलब हजारों, जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे, अभी उन्हीं का शासन चलता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि वही राजशाही शासन, ऐसा इसमें नहीं है। हमारे लोकतांत्रिक, कहीं भी लोकतांत्रिक कंट्री होगी, अमेरिका का आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है कि मतलब कि 5 साल के लिए आपकी लिबरल पार्टी आएगी, फिर कम्युनिस्ट पार्टी आएगी, जो भी वहाँ पे 2 पार्टियाँ हैं। शायद मैं यदि गलत बोल गई हूँ उसके लिए माफ़ी, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि कौन कौन सी पार्टी है। वहाँ पे 2 पार्टियाँ हैं। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी है शायद, और एक पार्टी और है। तो ये दोनों पार्टी मतलब बदल बदल के आती रहती है कि एक वर्ष ये आई, दूसरे वर्ष वहाँ की जनता ही उसे बदल देती है कि यदि दूसरी पंचवर्षीय में भी ये आए तो सिस्टम गड़बड़ हो सकता है, इसलिए इसे बदला जाए। अब चाहे फिर दूसरी गवर्नमेंट जैसी भी हो, तो वहाँ पे वो पार्टियाँ बदलती रहती हैं। और हम कहीं ना कहीं, हमारे इंडिया में भी हम पार्टियाँ तो नहीं बदलते, लोग बदलते हैं। तो होता है ना कि अभी मोदी जी की गवर्नमेंट एक पंचवर्षीय, मेरे सेकंड पंचवर्षीय में भी आए, फिर हो सकता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो थर्ड में भी आ जाए। तो यहाँ से कहीं ना कहीं फिर उस पार्टी का ईगो जो है वो बढ़ने लगता है, जो जनता के प्रति काम करने की वो होती, कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगती है। आप बिल्कुल इसका ना, ये जो बताया गया ना कि यही संविधान हमारा बना कि परंपरागत तौर पर सत्ता से दूर रहे। ठीक है, और उनका सशक्तिकरण भी करती है संविधान। कमज़ोर लोगों को उनका वाजिब हक समुदाय एक रूप में हासिल करने की ताकत देता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये जो पॉलिटिक्स वाला फंडा आपको समझा दूँ। संविधान तो अपना जो दे रहा वो दे रहा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अमेरिका का कि वहाँ पे जो आपकी 2 पार्टियां हैं। अब कंजर्वेटिव पार्टी, पता मुझे याद नहीं है कौन सी पार्टी। ठीक है, 2 पार्टियां हैं वहाँ पे, और उनका जो है वो अदला बदली होती रहती है। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन सी है। तो उसमें सिस्टम बढ़िया है कि एक बार ये आती है और दूसरे इलेक्शन में दूसरी पार्टी ही जीत के आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अभी हमारे यहाँ देखे कि इंडिया में मान लीजिए पहले था कांग्रेस की पार्टी थी। कांग्रेस की पार्टी काफ़ी लंबे समय तक सत्ता पे रहती है, लेकिन उसके बाद होता क्या है ना कि मान लीजिए हम कहीं पे गए हैं, नए नए गए हैं, हम क्या करेंगे, बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा दबदबा बना रहे, तो हम दोबारा भी आए तो हम अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या होगा कि जब हम दूसरी बार भी वहाँ पे सेलेक्ट हो गए तो हमारे काम का जो कार्य है वो धीमा हो जाएगा, हम काम अच्छी तरीके से नहीं करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया कि जनता को बस ये लगने लगा है कि अब इनके लिए हम ही जो हैं परफेक्ट हैं और कोई नहीं है, तो हमें तो कोई निकाल नहीं सकता। यहाँ पे मेरे अंदर ईगो आने लगा। ठीक है, कि ये जो सत्ता पार्टी है इसके अंदर ईगो आने लगा कि अब हम ही कर सकते, काम पूरा बर्बाद हो गया, काम अच्छे से नहीं कर रही, कहीं ना कहीं ये अपनी तानाशाही दिखाने लगी और समस्या बन जाएगी। और इसीलिए अच्छा है, जनता को भी जागरूक होना चाहिए अपने देश में भी कि यदि एक बार किसी अलग पार्टी की सरकार है तो ज़रूरी है कि दूसरी बार वो कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन हमें दूसरी बार किसी अलग पार्टी की गवर्नमेंट को चुनना चाहिए। ये हमारी देश की भलाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो आपको प्रत्यक्ष, अभी मैंने कांग्रेस का बताया, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो चुके थे उस पार्टी से। बीजेपी का भी यही हाल है। ठीक है, जो उसके समर्थक होंगे कांग्रेस या बीजेपी के, तो प्लीज़ मेरा कोई आपको हर्ट करने का मोटो नहीं है, लेकिन पहली बार में जब वो आए थे बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन अब सेकंड बार में आप देख लीजिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मुख से उनके लिए पता नहीं कैसे कैसे शब्द निकलते हैं। पहले तो मोदी 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 मोदी, अब तो है कि भाई इस्तीफा दे के निकल जाओ आप। तो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमने दूसरी बार उन्हें चुना और कहीं ना कहीं हम नई गवर्नमेंट लाते, और वो भी उसी तरीके से वो अपना बनाने में ही रहते कि हम अच्छा करें ताकि दूसरी बार आए, लेकिन हमारा फंडा वही कि हम नहीं लाएंगे और वो भी अपना काम करने की कोशिश सही तरीके से करेंगे। ठीक है, और मेरा तो मानना है कि प्रशासन में भी ऐसे ही करना चाहिए कि जैसे पुलिस व्यवस्था वगैरह हो गई ना, तो एक ही पुलिस को आप एक ही थाने पे ज़िंदगी भर के लिए उसे रख देते हो, और ऐसे में वो करप्शन करने के लिए ना करना चाहे तो भी करने लगता है, क्योंकि वहाँ पे उसके इतने दादा भाई चाचा बन जाते हैं, इतनी पहचान हो जाती है उसकी कि वो फिर रिश्तेदारी ही निभाता रह जाता है। इसलिए बेटर होता है कि आप 4-5 साल एक थाने पर रखो,
2-3 साल बाद दूसरे थाने पे रखो, तीसरे थाने पे रखो, उनका तबादला होते रहना चाहिए। ठीक है, उसके लिए भी कुछ उसके भी रीज़न है। ऐसा नहीं कि मेरे कहने बस से हो जाएगा, कभी उस पे भी बात करेंगे कि किस आधार पे होना चाहिए, क्योंकि हम उसका प्लस और माइनस पॉइंट दोनों देखेंगे कि तबादला होने से कहीं न कहीं उनका जो है थोड़ा बहुत दिक्कत होती है कि एक जगह से दूसरी जगह जाओगे। लेकिन यदि करप्शन की जब भी बात आए तो कुछ ऐसी बातें यदि हम करें तो बेटर होगा। ठीक है, तो अब इसमें से आप समझ सकते हैं, आप भी एक नागरिक हैं, आपको भी वोट देने का राइट है, तो जब भी दें थोड़ा सोच समझ के अपने वोटों का सदुपयोग करें। और यहाँ पे अब बात करेंगे कि संविधान सभा की ओर मुड़कर क्यों देखें। कुछ लोगों का मानना होता है कि हम कहते हैं ना, भी हमने पढ़ा कि संविधान सभा की चर्चा करेंगे या चर्चा करना चाहिए, तो क्यों करें हम, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि कोई भी हो ना, तो हम कहते हैं अपनी अतीत की ओर क्यों देखें, लेकिन सच्चाई तो ये है कि बिना अतीत वर्तमान समझ में नहीं आता। ठीक है, यदि आप इतिहास नहीं पढ़ोगे तो हमें वर्तमान समझ में कभी आने वाला नहीं है कि वर्तमान क्या है, क्योंकि हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। हम यही सोचेंगे ना कि जो आज है वही पहले रहा होगा, वही ऐसे ही रहा होगा, वैसे ही रहा होगा। लेकिन हम अतीत पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पहले कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इतना डेवलप नहीं था जितना टेक्नोलॉजी आज डेवलप है। तो फिर हमें लगेगा कि यार राइट, हम अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन हमें यदि नहीं पता है कि अतीत में कैसा था, अब कैसा है, तो हम सोचेंगे कि जो भी चल रहा है ठीक ही चल रहा है। कोई हमारे अंदर वही नहीं होगी कि कुछ और अच्छा करना चाहिए या और अच्छा हम कर पाएंगे। तो इसलिए अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि हम मुड़कर उसे क्यों देखें। होता क्या है कि पीछे क्यों मुड़े और अपने को अतीत से क्यों बांध कर रखे। कानून और राजनीतिक विचारों के इतिहासकार के लिए यह बात ठीक हो सकती है कि संविधान को आप संविधान सभा की चर्चा करें। लेकिन इसमें बताया गया है आपको ना कि आप एक राजनीति के विद्यार्थी हैं और उनके लिए सबसे बड़ी बात है, हमें जो जानना जरूरी है कि संविधान निर्माताओं के सरोकार और मंशा क्या थी। ठीक है, हम उसको जानेंगे कि संविधान जो बनाया गया डजेंट मैटर क्या कैसे, उसमें जो भी राजनीतिक मुद्दा है उससे हमें मतलब नहीं है। हमें ये जानना जरूरी है कि संविधान बनाने के पीछे उनकी मंशा क्या थी, उनका सरोकार क्या था। हम एक स्टूडेंट है और हमें जानना ये ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि क्या नहीं बदली हुई परिस्थिति या स्थितियों पर गौर किया जाए और इस बात की परिभाषा बनाई जाए कि संविधान हमारा किन किन बातों से सही गलत का फैसला दे सकता है। ये सारे आपके क्वेश्चन हैं। और इसके बात करें, उदाहरण लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं अमेरिका का। आपका हमेशा अमेरिका का ही लेंगे तो फ़ायदे में भी रहेंगे आप लोग। इसमें क्या होता, वहाँ क्या हुआ कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया वहाँ का संविधान था। ठीक है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। अब जब मैंने बोला कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका का संविधान लिखा गया, तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि 1700 वाली कोई डेट होगी। ठीक है, तो सन 1700, अब 1776 था, 1786 था, जब भी अमेरिका का संविधान बन के लागू हुआ 1776 था। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। तो अमेरिका का संविधान क्या होता है, बनकर तैयार होता है। लेकिन अब हम बात करें कि जो पहले उसका मूल्य था 1700 ईस्वी या 18वीं सदी में, और एक के मैं आपके यहाँ फ़ायदे के लिए बात बताऊँ, ये 18वीं ईस्वी 17वीं ईस्वी का तो फंडा मैंने बताया था कि जस्ट एक साल आप पीछे चले जाओ सन में। ठीक है, कि 18वीं ईस्वी है यानी 1700 का सन, 1700 से 1800 का सन चल रहा होगा। उसके बाद आप 19वीं में आओगे तो 1800 का, 20वीं में आओगे आप तो किसका चलेगा, 1900 का। और जब 21वीं सदी की बात आप करोगे तो 2000 की आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ ऐसे करके आप लिख सकते हो। और कहीं पे जगह की अभाव हो, हमें वर्ड लिमिट बनानी पड़ती है। और आपको सबसे बड़ी बात की वर्ड लिमिट छोड़िए, जब भी हमें एग्जैक्ट डेट ना याद आए कि कब उसका संविधान लागू हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, हम लिख देंगे कि लगभग 18वीं सदी में ऐसी घटना हुई थी। सीधे से एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप बहुत मैच्योर पर्सन है, बहुत पढ़े लिखे पर्सन है। वो ये नहीं समझेगा कि आप अपने बचाव के लिए वो सन तो याद ही नहीं था आपको, इसलिए लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा एक अच्छे स्टूडेंट की पकड़ होती है, जो वो बनाते हैं अपना, किस तरीके से भी हम कर सकते हैं। जरूर नहीं सन ही रट्टा मारो, इसमें भी रट्टा मार लो, दिक्कत क्या है। हमें याद है ना कि 1800 ईस्वी में ऐसी घटना हुई थी। अब हमें ये नहीं पता भाई कि एग्जैक्टली 1801 में हुआ था, 1819 में हुआ था, 1822 में हुआ था। हम लिख देंगे भैया कि 19वीं सदी में ऐसी घटना हुई थी। सिंपल सा, एग्जामिनर लगाता रहे, उसे पता होगा तो लगा लेगा, नहीं तो उससे भी पता है कि 19वीं सदी में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लिखा गया है कि जो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया और उस युग के मूल्य और मानक का इस्तेमाल 21वीं सदी में करना बेतुका कहा जाएगा। कि 17वीं सदी का माहौल कुछ और था,
यानी सॉरी 1700 ईस्वी का समय कुछ और था या 18वीं सदी का हम कहे कि और था। आज का कुछ और माहौल हो चुका। जो पहले था उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं आदमियों में, उनकी सोच में, सब कुछ में। तो उनसे हम तुलना करें तो कहीं ना कहीं इसमें बेतुका माना जाएगा। ये अमेरिका के लिए, अपने इंडिया के लिए कुछ अलग ही चलेगा, ठीक है। कि अमेरिका जो लगातार डेवलप हो रहा है, वहाँ पे हम 1700 ईस्वी का लेके, वो 18वीं ईस्वी का लेके बैठे और 21वीं ईस्वी का कि उसी के आधार पर हम चलते रहेंगे, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्या होता है। बहरहाल जो हिंदुस्तान की स्थिति अलग है यहाँ से, और यह संविधान निर्माता के पास जो स्थिति थी और हम लोग आज जिन स्थितियों में रहते हैं उनमें कोई खास क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया हमारे यहाँ। हम एक डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं, विकासशील देश में रह रहे हैं। जो उस टाइम पे स्थिति थी कि गरीबों को दबाया जाता था, दलितों को वहाँ पे कमज़ोर समझा जाता था, उन्हें आगे नहीं आने दिया जाता था, उन पे भेदभाव किया जाता था, महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता था। कहीं ना कहीं आज भी सुधार तो हुआ है, लेकिन हम कह दें कि बहुत अच्छे खासे सुधार हुआ है तो ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इंडिया में जो पहले की सिचुएशन थी उससे आज भी बहुत, इसमें क्या बताया गया, क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया कि बहुत ज़्यादा आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया है। कि यहाँ पे हम 19वीं सदी में हम यदि देखें कि 20वीं सदी आपका आता है, ठीक है। 1947 में 20वीं सदी में आज़ाद होते हैं, 21वीं सदी यहाँ पे चल रहा है। तो 21वीं सदी तक पहुँचते पहुँचते भी हम लोग अभी क्या हैं कि इसमें से बहुत ज़्यादा, यानी कि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सब कुछ चेंज हो गया है। महिलाओं की इतनी छूट दे दी गई है कि आपका जहाँ मन चाहे घूमो, जहाँ मन चाहे आप जाओ, जो मन करे वो आप करो। दलितों के लिए आज छुआछूत बंद हो गया है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो, क्योंकि आपके संविधान में तो लिखा गया है। लेकिन आप खुद पढ़ने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसे नहीं मानते। बहुत से शिक्षक भी होंगे जिनके आपने देखा होगा कि वो तो और ज़्यादा मतलब ये सारी चीज़ें मानते हैं। तो इनमें से कुछ ये बातें होती है कि अमेरिका में जो है वो आज हम कहें तो कहीं ना कहीं बेतुका होगा, लेकिन इंडिया में आज भी जो पहले था कहीं ना कहीं वही चल रहा है। और मूल्यों, आदर्शों और अवधारणाओं के लिहाज से हम लोग संविधान सभा की सोच और समय से अलग नहीं हो पाए हैं, और हमारे संविधान का इतिहास अब भी हमारे वर्तमान का इतिहास है। यानी कि पहले जो था तो कहीं ना कहीं आज भी है। तो ऑब्वियस है कि जो पुराना इतिहास था वो आज का भी कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री वही बनी हुई है। और हो सकता है कि हमारे कानूनी और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव के पीछे जो असली बात है हमने उसे भुला दिया हो, कालक्रम में हमने उन्हें स्वाभाविक मान लिया हो, और हमारे बहुत से कानूनी और राजनीतिक व्यवहारों के पीछे जो असली बात है वह पृष्ठभूमि में चली गई हो या हमारी चेतना के पर्दे से उतर गई हो। लेकिन क्या होगा कि भले ही वही बात पहले हमारे व्यवहार बर्ताव की बुनियादी बुनियाद के रूप में स्वीकार की गई हो, जब तक यहाँ पे क्या होता है सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तब तक भले भूल जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई हानिकारक नहीं होता है। लेकिन जब संवैधानिक व्यवहार बर्ताव को चुनौती मिले, खतरा मंडराए या उपेक्षा हो, तब इन पर अपनी पकड़ बनाए रखना जरूरी हो जाता है। और ऐसे में यदि हम बात करें कि इन व्यवहारों बर्तावों के मूल्यों और अर्थ को समझने के लिए संविधान कि जो हमारे संविधान सभा की बहसों को मुड़कर देखने के सिवा हमारे पास कोई और चारा नहीं रहता है। और संभव है कि इस क्रम में हमें और पीछे यानी कि औपनिवेशिक भारत में जाकर पड़ताल करनी पड़े, और इसलिए अपने संविधान के मूल के हित में यानी कि मूल में निहित राजनीतिक दर्शन को बार बार याद करना और उसे टटोलना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें एक बात आपको यहाँ पे कही गई है, ये आप जान दिए हो यदि, कि जब तक क्या होता है कि सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती है, ठीक है, ये यहाँ पे ठीक है कि सब कुछ यदि ठीक चल रहा है आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। होता क्या है, देखिए मान लीजिए कि आपकी लाइफ है, ठीक है, आपके यहाँ आपके घर में आप लोग घर में कई सारे मेंबर हैं, सारी सिचुएशन बहुत अच्छे तरीके से है, ठीक है, ना कोई आपको झगड़ा करने वाला आपसे, ना कोई आपको मारने वाला, ना कोई आपको पीटने वाला है, ना कोई आपके अधिकारों का हनन कर रहा है। एक घर के मेंबर जितने भी हैं उन सबको एक घर के फैसले में इसमें शामिल किया जा रहा है। किसी प्रकार को आपको समस्या नहीं है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आप इन घर के मेंबर से अलग होना चाहेंगे? आप इन घर के मेंबर से कुछ अलग चीज़ों की डिमांड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको फंडामेंटल राइट की ज़रूरत है? नहीं है।
आपको डीपीएसपी की ज़रूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बहुत अच्छे खासे सिचुएशन में हम रह रहे हैं जहाँ कि हमें कुछ भी ना मिले ना, फिर भी हम इसमें रह लेंगे। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। लेकिन क्या होगा कि वहीं पे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक के साथ बहुत अच्छे खासे तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, हमारे साथ बहुत बुरे तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, तीसरे के साथ और भी बुरी कंडीशन चल रही है। और जब ऐसा हो रहा, भेदभाव की स्थितियाँ हमें दिखने लगी, जब हमें यहाँ पे हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, हमारे हक की बात नहीं हो रही थी, हमें तब किसकी ज़रूरत पड़ेगी? किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। और तब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम अपने अधिकारों की मांग करेंगे, हम अपनी स्वतंत्रता की मांग करेंगे। तब हमें फंडामेंटल राइट की भी ज़रूरत पड़ेगी, डीपीएसपी की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और उसके लिए फिर आपका संविधान बनाया गया है, क्योंकि जब तक आपका ठीक है, आप संविधान सभा की और किसी की ओर मत मुड़ के मत देखिए। और हम देखते भी नहीं, हमें क्या ज़रूरत है भाई, हम सुप्रीम कोर्ट जानेंगे भी नहीं कि क्या है, और जानना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारी सिचुएशन वेल चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन जब हमारे पास समस्याएं आई, हमें प्रॉब्लम्स हुई, तब हमें लगेगा ना कि हम अब कहाँ जाएं। और उस टाइम हम क्या करेंगे कि कहीं ना कहीं फिर हम दूसरा रास्ता खोजते हैं। ज़रूरत, क्या कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आपने ये बात तो सुनी हुई होगी, ठीक है। और यही इसमें भी बताया गया है कि जो आपकी आवश्यकता है, यानी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी कैसे, कि यदि आज हमें ज़रूरत पड़ी कि हम पैदल जा रहे हैं, तो हम ये सोचें कि कुछ ऐसा उपाय करते हैं कि हम जो 2 घंटे में पहुंच रहे हैं वो उसका रास्ता हम आधे घंटे में ही तय कर ले। तो हमने पहले साइकिल बनाया, उसके बाद हमें लगा कि नहीं, साइकिल में टाइम लग रहा है, यहाँ पे हमें कुछ और तरीके का आजमाना होगा ताकि हम क्या कर सके कि और अच्छे तरीके से हम जल्दी पहुँचने की कोशिश करें। हमने बाइक बनाई, ठीक है, कि और अच्छे तरीके से हम पहुँचे। कार बनाए कि अब हम तो 5 मिनट में ही, 1 घंटे की जहाँ जगह थी वहाँ 5 मिनट में ही पहुँच रहे हैं। और इस तरीके से हमारी आवश्यकताएँ बढ़ती गई तो आविष्कार होता गया। यदि हमारी डिमांड बढ़ती है तो उसे पाने के लिए हम काम भी करते हैं। हमारी डिमांड ही नहीं है तो हम काम किस लिए करेंगे? हमें आज लगता है कि हम यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, ये करना वो करना, ऐसा घर होना चाहिए, हमारा ऐसा बंगला होना चाहिए, ये हम गरीबों के लिए करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे। अभी हमारे अंदर इच्छाएं हैं तो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अंदर इच्छाएं ही ना, तो हम करेंगे कहाँ से? ठीक है। तो इसी तरीके से आपका संविधान पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको, और क्यों आज भी पड़ रही है, और पीछे मुड़ के देखना भी चाहिए। और यहाँ पे संविधान बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, तो आवश्यकता थी यहाँ पे संविधान बनाने की, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि नहीं, यदि संविधान में लिखा जाता तो हो सकता था कि आज बहुत बड़ी समस्या आती। हमें, जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं और कोई हनन करता है, हम किसका आधार लेते हैं? संविधान का आधार लेते हैं। और संविधान के आधार लेके हम न्याय की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम दौड़ते हैं, लेकिन यही नहीं होता तो हम क्या करते हैं? ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी भी था। और आप समझ चुके होंगे कि जब तक हमें क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ज़रूरत तब होती है जब हम भूखे पेट होते हैं। पेट भर गया तो खाने की हमें कोई कितना भी ला के रख दे, बहुत अच्छा रख दे, फिर भी हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक भूखे को ना रोटी, सूखी रोटी दे दो तो वो वही बहुत प्यार से खाएगा, क्योंकि उसे ज़रूरत है रियल में। अब हम बात करते हैं कि हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। इसमें क्या है कि इस दर्शन को एक शब्द में बताना कठिन होगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और तो इसमें ये जो इसकी फ़िलासफ़ी है, बताया गया कि आप एक वर्ड में उसका कंक्लूड करके बता दो, इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे संविधान में तो एक बात है नहीं। ठीक है, हमारा संविधान किसी एक शीर्षक में अटने से इनकार करता है, क्योंकि यह उदारवादी होता है, आपका ये लिबरल भी है। और यहाँ पे देखिए, लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, संघवादी, सामुदायिक जीवन मूल्यों की का हामी, धार्मिक और भाषाई, अल्पसंख्यकों के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकार वंचित वर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील तथा एक सर्वसामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने की
प्रतिबद्ध यानी कि बनाने को प्रतिबद्ध संविधान है। और संक्षेप में यह संविधान स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा एक न एक किस्म की राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है। और इन सब के साथ एक बुनियादी चीज़ और है, और वह क्या है? संविधान का जोर इस बात पर है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। ठीक है, तो संविधान में सिर्फ एक बात नहीं लिखी गई, हमारा संविधान इतनी सारी चीज़ों का वर्णन करता है। ठीक है, सामाजिक न्याय की भी बात करता है, लोकतांत्रिक की भी बात करता है, आर्थिक न्याय की भी बात करता है। वो सब में यहाँ पे यदि हम देखें कि कहीं ना कहीं उदारवादी की भी बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की भी बात करता है। तो हमारा संविधान ऐसा नहीं है जिसका आप एक शब्द में वर्णन कर दो। तो उसमें आपको ये समझना है कि संविधान में क्या क्या कैसे कैसे है। आप देखिए यहाँ पे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता आप आएंगे हमारे संविधान में बात की गई है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट भी है हमारा खुद। इसमें देखिए यदि कि संविधान के बारे में गौर करने वाली पहली जो आपको बात इसमें इम्पोर्टेंट दिखेगी, वह व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रतिबद्धता किसी चमत्कार के रूप में मेज के इर्द गिर्द चुपचाप बैठकर चिंतन मनन करने से नहीं आई है। जो ये प्रतिबद्धता की हम बात करते हैं कि संविधान सबसे, हमारा जो संविधान है ना, सबसे बड़ी प्राथमिकता किसे देता? व्यक्ति को देता, उसके बाद किसी को देता है। ठीक है, ये व्यक्ति में कौन आएगा? हम आप जो इस देश के नागरिक होंगे। तो यहाँ पे वो सबसे पहली प्राथमिकता किसे देगा? व्यक्ति को देता। और इसमें क्या बताया गया है कि किसी चमत्कार के रूप में मेज के इर्द गिर्द चुपचाप बैठकर चिंतन मनन करने से नहीं आई है कि हम कहीं पे गए, तपस्या कर रहे थे बढ़िया आसन लगा के, और एक शक्ति आती है हमें, मतलब प्रकट होते बोलते बच्चा बोल क्या चाहिए तथास्तु। हमने बोला कि हमें ये आशीर्वाद चाहिए कि संविधान बन जाए, देश अच्छा हो जाए। भगवान ने कहा बेटा तथास्तु, ठीक है, एवं मस्त, और काम हो गया। ये ऐसा वाला नहीं है हमारा संविधान। बहुत कड़ी मेहनत लगी इसमें, बहुत ज़्यादा, हालांकि तपस्या में भी मेहनत पड़ती है, लेकिन इसमें जो दिमागी मेहनत लगी है वो आप सोच नहीं सकते हैं। अपना संविधान देख के ही आप समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि इसीलिए बताया गया कि चुपचाप बैठ के ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यह प्रतिबद्धता लगभग 1 सदी तक निरंतर चली और बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम है। यहाँ पे क्या हुआ, 19वीं सदी की शुरुआत के समय में ही राम मोहन राय ने प्रेस की आज़ादी की काट-छाँट का विरोध किया था। ठीक है, 19वीं सदी, फिर से आ गया ना, एग्जैक्टली डेट हो सकता है कि इन्हें भी ना याद रही हो, इन्होंने लिख दिया क्या 19वीं सदी। अब इसकी कोई एग्जैक्ट डेट हो सकती है, लेकिन अब 1800 ईस्वी के बीच की कोई डेट होगी। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि 19वीं सदी में राजा राम मोहन राय ने प्रेस की आज़ादी की काट-छाँट का विरोध किया था और अंग्रेजी सरकार प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा रही थी। राम मोहन राय का तर्क था कि जो राज्य व्यक्ति की ज़रूरतों का ख्याल रखता है, उसे चाहिए कि वह शक्ति को अपनी ज़रूरतों की अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करे, और इसलिए क्या हुआ कि राज्य के लिए ज़रूरी है कि वह प्रकाशन की असीमित आज़ादी प्रदान करे। और पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस की आज़ादी की मांग निरंतर उठाते रहे। यानी 19वीं शताब्दी में या 1800 सन के लगभग की बात है, वहाँ पे ऐसी घटनाएं हुई राजा राम मोहन राय के द्वारा। आज हम प्रेस के फ्रीडम की बात करते हैं कि हमारे यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, अब जब उसकी फ्रीडम की भी बात आती है तो सर्वे में देखते हैं कितनी ज़्यादा स्वतंत्रता मिली हुई है। देखते हो आप कि यहाँ पे चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कितने भी बड़े 30 मार खान हो, प्रेस वालों को, मीडिया वालों को पूरा अधिकार होता है, उन्हें बोलने की पूरी स्वतंत्रता होती है आर्टिकल 19 के तहत, कि वो किसी की भी आलोचना कर सकते हैं, किसी की भी बहुत अच्छी तारीफ कर सकते हैं। नहीं, जो सच है तो सच को सच कर सकते हैं, झूठ को झूठ बोलने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। ये स्वतंत्रता मिली हुई है। हालांकि फिर वो राजनीतिक मुद्दा जो भी है वो बीच में आ जाता है, खैर वो तो अब उसके बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते हो। लेकिन जो है कि यहाँ पे पहले से ही, क्योंकि अंग्रेज भी क्या था कि यदि उनके खिलाफ कुछ छपाई कर दो ना प्रेस में, तो बहुत मतलब राजद्रोह का मुकदमा लगता था आपके ऊपर कि आपने राजद्रोह किया है। यदि उनके खिलाफ कुछ लिखा तो पक्का है कि आपको जेल में जाना है। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं पहले से इनकी मांग उठ रही थी कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस की आज़ादी की मांग निरंतर उठाते रहे, और आश्चर्य नहीं कि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि
पुराने टाइम से, कोई आज की नहीं थी कि जिस दिन संविधान बना रहे थे सपना है कि यार बोलने का अधिकार हो सकता है कि फ्यूचर में ना दिया जाए किसी को, तो हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ला देते हैं। तो ऐसा नहीं था पहले से ही, क्योंकि उन्होंने हमें दबाया था, हमें बोलने नहीं दे रहे थे। तो ये पता था संविधान सभा में जो मेंबर थे कि कहीं ना कहीं आगे चल के भी लोगों की स्वतंत्रताओं का हनन किया जाएगा। उन्हें यदि किसी के खिलाफ हम बोल रहे हैं तो हमें बोलने नहीं दिया जाएगा, और इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें दी गई है। बस हमें ऐसा नहीं बोलना है कि कहीं पे जो हमारे द्वारा बोले गए वर्ड ऐसे होने चाहिए। आप किसी के भी खिलाफ बोलिए, किसी एक पर्सन के खिलाफ बोलिए, कोई मतलब नहीं। आप मोदी जी को खूब गाली दीजिए, आप योगी जी की बहुत सराहना कीजिए, आप मतलब जितने भी राजनेता हैं, कोई भी, आप किसी को जो भी मन करे, आपकी ये पर्सनल लाइफ आप करिए, लेकिन आप एक पब्लिक प्लेस में जाके बोलने की स्वतंत्रता तो है। लेकिन आप लोग पूरी स्वतंत्रता मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाई हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको वो सारी चीज़ें याद भी होगी कि स्वतंत्रता हमें उतनी ही हद तक है जिसमें किसी दूसरे का नुकसान ना हो। यदि आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यूज करते हुए किसी पब्लिक प्लेस में ना भड़काऊ स्पीच दिया जिससे दंगा हो सकता है देश में, तो आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। आप पे सीधे राजद्रोह का मुकदमा लगेगा और आपको जेल में डाला जाएगा आज भी, क्योंकि आपके एक स्पीच से पूरे देश में तबाही यदि मचने वाली है तो बेशक आपको बिना किसी वारंट के आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यदि पता चल गया कि आप कुछ ऐसा करने वाले हो, पता भी चल गया तो कि आपके द्वारा कुछ ऐसा किया जाने वाला है कि देश में पक्का दंगा होने वाला है, तो आपको बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपकी फिर वहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी खत्म होगी, क्योंकि स्वतंत्रता उतनी ही है कि दूसरों की स्वतंत्रताओं का आप हनन ना करें, दूसरों की मानसिकता आपके द्वारा बोले गए वर्डों से ना बिगड़े। ठीक है। और वैसे तो आप कितने भी अपने संगठन बनाइए, कितने भी दूसरे धर्म की आलोचना कीजिए, कुछ लोग करते भी हैं, सब लोग को देखते भी हो, आप लोग की चलता रहता है, तो उससे कोई मतलब नहीं। आप लोग को बेशक करिए, खूब बोलने की आज़ादी है, बस एक बड़े समुदाय को खतरा ना हो, इसका ध्यान रखें हम सब लोग। और यही इसमें बताता भी है, और यहाँ पे हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। और इसी तरह क्या होता है कि मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई। आखिर कुख्यात जो रालेट एक्ट ने क्या किया कि हमारी इसी स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने इसके विरुद्ध जमकर लोहा लिया। और इसके अतिरिक्त अन्य यानी कि बात करें व्यक्तिक स्वतंत्रताएं, मसलन अंतरात्मा का अधिकार, उदारवादी विचारधारा का अभिन्न हिस्सा है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का चरित्र मजबूत, उदारवादी, बुनियादी मतलब बुनियाद पर प्रतिष्ठित है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय में हम लोग पूरा डिटेल से देख भी चुके हैं कि भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता को कितना महत्व देता है। और यहाँ इस बात को भी हम बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे कि संविधान को अंगीकार करने के 40 वर्ष पहले भी भारतीय कांग्रेस क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक प्रस्ताव, योजना, विधेयक, 40 वर्ष क्या बहुत, मतलब जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था तब के 40 वर्ष पहले जब आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बन चुकी थी, तो वहाँ पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, INC जो आपकी बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसमें से क्या हुआ था कि वहाँ भी योजना, विधेयक, रिपोर्ट के में व्यक्ति की जो स्वतंत्रता की चर्चा रहती थी। और ये मतलब लिखने भर के लिए नहीं लिखा गया था, बल्कि यहाँ पे इनके मूल्यों को मतलब ऐसा मूल्य माना जाता था जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता था। ठीक है, कि ये जो है कि हमें व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता चाहिए सॉरी, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं था। ठीक है, इस पे अमल करने की भी बात कही जाती थी कि आपको करना ही पड़ेगा। तो अब आई होप कि आप संविधान की उपयोगिता, संविधान की ज़रूरतों को समझ रहे होंगे सारी अच्छे तरीके से। और अब देखते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की बात करें, जब क्या होता है कि भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है, तो इसका अर्थ इतना भर नहीं होता है कि वह संविधान यूरोपीय शास्त्रीय परंपरा के अर्थ में उदारवादी है। जब भी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उदारवाद की संज्ञा देते हो, तो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते हैं इस आधार पे हम ये कह दें मतलब कि हमने कह दिया उदारवाद, यानी कि देश की जनता को आप बहुत लिबरल बना रहे हो तो आप उदारवादी की संज्ञा दे दोगे। तो इसमें ये बताया गया है कि हम एग्जैक्टली यही नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से आखिर फिर क्या कह सकते हैं जब यही नहीं कह सकते हैं। पूरा इसमें समझाया गया है कि क्या होता है कि राजनीतिक सिद्धांत की अपनी किताब में आप उदारवाद के बारे में और मतलब और समझेंगे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और शास्त्रीय उदारवाद यानी क्लासिकल
लिबरलिज्म की जो बात आती है, सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर हमेशा व्यक्ति को तरजीह देता है। यानी कि इसमें क्या होता है उदारवाद में कि सब कुछ बाद में, सामाजिक मूल्य क्या है, सामाजिक न्याय, वो सब बाद में आप देखेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता हमने अभी पहले भी बताया आपको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसे दी जाती है, तो किसे दी जाती है, व्यक्ति की प्राथमिकता होती है। ठीक है। और भारतीय संविधान का उदारवाद इससे दो मायनों में अलग है। पहली बात क्या है कि पहली तो ये कि हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है, इसका बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल है। दूसरा बात यहाँ पे क्या होता है, संविधान निर्माताओं का विश्वास था कि मातृ समता का अधिकार दे देना इन वर्गों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय से मुक्ति पाने के लिए अथवा इनके मताधिकार को वास्तविक अर्थ देने के लिए काफ़ी नहीं है और इन वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष संवैधानिक उपायों की ज़रूरत थी। अब यहाँ पे कैसे ज़रूरत थी, थोड़ा सा मैं ये बताती हूँ। आप लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए कि जब इक्वलिटी राइट की हमने बात कर दी, आर्टिकल 14 to 18, समता के अधिकार या समानता के अधिकार की हमने बात कर दी, अब ये आरक्षण बीच में आपने कहाँ से ला के रख दिया। ठीक है, दिमाग में आना चाहिए ये आपके कि इक्वलिटी राइट का मतलब क्या होता है, समानता का अधिकार का मतलब क्या होता है कि समान, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने चाहिए। हम बात करते हैं ना, बिल्कुल बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें तो समान में तो हम समान करने के लिए उन्हें समानता की बात करते हैं तो सबको मिलेगा, दलितों को भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा, उन्हें भी मिलेगा। लेकिन दिक्कत इसमें क्या थी कि हमने समानता की तो बात कर दी, लेकिन अब समस्या ये आ गई कि हम समान बनाए कैसे, क्योंकि बात तो अभी हमने समानता की है। हमें पता है कि हमें यूपीएससी करना, लवासना तक पहुंचना, लेकिन समस्या तो ये है ना कि हम पहुंचेंगे कैसे, किताब क्या होगा, उसका मटेरियल क्या होगा, उसका रास्ता क्या, जानना तो ये ज़रूरी है। हम तो जान रहे हैं कि हम मसूरी में हैं, लेकिन अब इधर तक हमारे पहुंचने का जो टारगेट है, रास्ता है, वो कहाँ से होगा, हमें यही नहीं पता। वो तय करना पड़ेगा कि हमने इक्वलिटी राइट तो दी, लेकिन यहाँ पे इन्हें समझ में आया कि यदि इन्हें हमें इक्वल सच में बनाना है तो इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न की बात करनी पड़ेगी, और उसी का एक आधार है जो आपको आरक्षण देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे यदि हम देखें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विधायिका में सीटों का भी आरक्षण दिया गया है। संविधान के विशेष प्रावधानों के कारण ही सरकारी नौकरियों में भी इनको आरक्षण देना संभव हो सका है। तो इसमें से सामाजिक जो आपका न्याय आया यहाँ पे हमारे संविधान में, इनके लिए काफ़ी सारी बातें की गई। और सामाजिक न्याय का मतलब आप समझ चुके होंगे कि समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग को ठीक है इक्वल बनाना है। अब इक्वल कैसे बनाना है, जो पिछड़ा है काम उनके लिए किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक आपको बहुत अच्छा खासा एग्जांपल बताती हूँ। हम लोग ना एक थोड़ा सा इनिशिएटिव चलाने वाले थे, या कहे कि चला रहे हैं भी, ठीक है, कि गर्ल्स सेफ्टी के लिए कि यहाँ पे जैसे कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, लड़कियाँ घर में ओपनली नहीं बोल पाती हैं, तो ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे जो भी मतलब बहुत सारे हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, ऐड है कि उनकी यदि कोई भी प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ पे साझा करें, जिस भी तरीके से हो सकता है, जहाँ से भी उन्हें हेल्प मिल सकती है वो हम लोग प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ बॉयज़ थे और ऐसे बॉयज़ थे जिनकी डिमांड बढ़ गई कि भैया उनको तो इसी में प्रॉब्लम हो गई कि आपने ये ग्रुप का नाम गर्ल्स सेफ्टी क्यों रखा, इसे तो आप गर्ल्स और बॉयज़ सेफ्टी रखो, क्योंकि बॉय भी सेफ नहीं है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ थोड़ा सा कि देखिए 9 में से यदि 10 में से एक बॉयज़ को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और 10 में से 9 गर्ल्स को प्रॉब्लम हो रही है, आप किसके लिए काम करना चाहोगे, कोई भी हो। यहाँ पे आप लिंग के आधार पे मत देखिए कि बॉयज़ या गर्ल, बस आप इतना देखिए कि आप किस पे काम करना चाहोगे, क्योंकि 10 में से सिर्फ एक को प्रॉब्लम्स हो रही है, एक लड़के को, यहाँ पे 10 में से 9 लड़कियों को प्रॉब्लम हो रही है ऐसी, तो हम किसके लिए ज़्यादा काम करने जाएंगे, हम उन्हीं के लिए काम करेंगे ना जिनको ज़्यादा समस्या हो रही है। जिन्हें एक को समस्या हो रही है वो एक अब बात है, आप उसे हम ऐसा नहीं कर सकते कि उन्हें हम छोड़ देंगे या गवर्नमेंट ने उन्हें छोड़ दिया है या कुछ ऐसा है। लेकिन हमारा मेन मोटो क्या होगा, हम आपको भी कोई प्रॉब्लम्स होती है, हम आपकी भी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, आपके लिए भी लॉ बनाया गया है,
अब ऐसा नहीं कि लॉ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब आपका ग्रुप के नाम से मतलब प्रॉब्लम हो गई कि आपने गर्ल्स सेफ्टी बनाया तो उससे नाम चेंज करो कि गर्ल्स सेफ्टी तो नहीं होना चाहिए, लड़कों के अधिकारों का आप हनन कर रहे हो। यानी कि ये वहाँ पे दावा किया गया कि आप लड़के के अधिकारों का हनन कर रहे हो, आप लोग लड़कों से कहीं ना कहीं भेदभाव की भावना रख रहे हो, ठीक है। तो अब ऐसी भावना, जबकि वहाँ पे बहुत से लड़के हैं, एक लड़के के द्वारा ही वो सारे काम किया गया था, बहुत अच्छा मतलब काफ़ी चल भी रहा है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे आ जाते हैं बीच बीच में अब बात, जो ऐसी बातें करने लगते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, हम लड़कों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे भी जनरल कैटेगरी वाले या कुछ और जाके कहें कि आपने ऐसा क्यों किया, कहते भी हैं। कुछ लोगों का तथ्य सही है कि उनके साथ होता है, जिनके साथ होता है, तो ये तो गवर्नमेंट नहीं कहती ना कि हम आपको नहीं देंगे, किसी भी आधार पे आपको नहीं मिलेगा। आज अब आपको इतनी सुविधा हो गई है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो तो ठीक है कि एक जनरल कैटेगरी के बच्चे से भी फीस नहीं ली जाती है 12th क्लास तक, और एक SC ST वालों से भी नहीं ली जाती है। और आप क्लास 6 से 7 8 तक पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट स्कूलों में आपको जो भी स्कीमें होती हैं उनके तहत सारी प्रोवाइड कराई जाती हैं, सबको एकदम से इक्वल तरीके से। तो अब हम ऐसा नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन कहीं यदि लगता है कि आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो वहाँ पे नहीं कराई जाती है। लेकिन उनके पास है ना कि यहाँ पे कुछ ही कमज़ोर हैं, ठीक है, कि इस तबके पे कुछ ही कमज़ोर हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। और उनके लिए हम किस तरीके से हेल्प करेंगे, उसके लिए हमें कदम उठाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग में ये सब अच्छी बातें लाया करिए। और यहाँ पे होता है, ठीक है, कि उनके द्वारा भी जो बातें कही गई कहीं ना कहीं उनका भी हो सकता है। हम लोगों ने पूछने की कोशिश की कि भैया आपको प्रॉब्लम्स है तो बताइए, प्लीज़ शेयर करिए, हम लोग हेल्प करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको समस्या हुई है, और उसके लिए बिल्कुल ला है, आपको जहाँ तक न्याय मिलेगा वहाँ तक हम लोग लेके जाएंगे। तो उन्होंने मतलब बताया, बोला कि हम बस यही देख रहे थे कि आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो। तो कुछ ऐसे भी चेक करने वाले आ जाते हैं, वहाँ से हमें बचना है। और इसमें जो आरक्षण की बात आती है, तो हम अभी आरक्षण पे जो लिखने के लिए दिए थे और गोपाल के द्वारा लिखा गया, बहुत अच्छा खासा लिखा गया, लेकिन उसको भी मैं चेक करके ना आपको बताऊंगी, ठीक है। मैंने चेक कर लिया है, बताऊंगी इसमें, या जो एक दिव्य एजुकेशन चैनल था उसमें बताऊंगी, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी तो 46 मिनट हो ही चुके हैं और यहाँ पे चैप्टर भी पूरा करना, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे थोड़ा सा उसका वर्ड लिमिट अभी घटानी है, क्योंकि आप स्टार्टिंग है एंड बहुत अच्छा आप कर रहे हो, सच में बहुत अच्छा कर रहे हो। हैंड राइटिंग बहुत गजब की है, लिखने का फ्लो भी बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा सा जो कुछ कमियां हैं, स्टार्टिंग में सबके साथ कमियां होती हैं, बाद में सुधर जाती हैं, तो डोंट वरी, बस करते रहिए रेगुलर, ठीक है। इसमें एक और इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं बात करती हूँ क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या हुआ, विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। इसमें क्या हुआ कि संविधान का उदारवाद सामुदायिक जीवन मूल्यों का पक्षधर है, और भारतीय संविधान समुदायों के बीच बराबरी के रिश्तों को बढ़ावा देता है। हमारे देश में ऐसा करना आसान नहीं था, बल्कि समुदायों के बीच अक्सर बराबरी का रिश्ता नहीं होता, और समुदायों के बीच क्या होता है, एक दूसरे के साथ अक्सर हम क्या करते हैं, ऊंच नीच का रिश्ता होता है। जैसा कि हम जाति के मामले में देखते हैं कि यहाँ पे ऊंच नीच की बात बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी क्या होता है कि जब समुदाय एक दूसरे को बराबरी का मानते हैं, तब बहुधा क्या होता है, प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। एक समुदाय होता है, कम्युनिटी होती है, वो आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते, ठीक है। वहाँ पे भी कई जाति धर्म के लोग मिल जाते हैं और बड़ी समस्या होती है, वो आपस में ही अपने अस्तित्व के लिए मतलब हम हिंदू हैं, हमारा ज़्यादा होना चाहिए, कोई कहेगा हम ब्राह्मण है तो हमारा ज़्यादा होना चाहिए, कोई कहेगा हम क्षत्रिय हैं तो हमारा अस्तित्व ज़्यादा होना चाहिए, और वहाँ पे वो एक कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, ठीक है। आपस में दोनों के बीच कंपटीशन हो जाता है कि हम महान, वो कहें हम महान, है कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। और जैसा कि हम धार्मिक समुदायों के मामले में भी देखते हैं कि संविधान निर्माता के सामने इस बात का कठिन चुनौती थी कि ऊंच नीच अथवा गहरी प्रतिद्वंदिता की मौजूदा स्थिति के बीच समुदायों में बराबरी का रिश्ता कैसे कायम किया जाए, ठीक है, और समुदायों को उदार कैसे बनाया जाए। समुदायों को मान्यता ना देकर समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता था। यानी कि यदि हम बात करें कि समुदायों को मान्यता ना देकर इस समस्या का समाधान आप आसानी से कर सकते थे, लेकिन इंडिया में ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ कि अधिकांश जो आपके वेस्टर्न कंट्रियां हैं, उसमें उदारवादी संविधान में ऐसा ही किया गया। कैसा किया गया यहाँ पे कि समुदाय को आप मान्यता दे दो,
ठीक है, किसी एक कम्युनिटी को आप मान्यता दे दो, लेकिन ऐसा करना ना तो अपने देश के हित में था और ना ही यहाँ पे वांछनीय था। और इसका कारण यह नहीं कि भारतीय संविधान अन्य यानी कि जो भारतीय अन्य लोगों की तुलना में समुदायों में कहीं ज़्यादा जुड़े हैं। इसका कारण मतलब कि हम लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हैं और हर जगह से व्यक्ति सांस्कृतिक समुदाय से जुड़े होते हैं। और ऐसे हर समुदाय की अपनी परंपरा होती है, मूल्य होते हैं, रीति रिवाज तथा भाषा होती है। समुदाय का सदस्य इसमें भागीदार होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे कि फ्रांस और जर्मनी में क्या हुआ कि व्यक्ति भाषाई समुदाय का सदस्य होता है और इससे वह बड़ी गहराई से जुड़ा होता है। हम यदि देखें कि हम लोग सामुदायिक जीवन मूल्यों को ज़्यादा खुले तौर पर स्वीकार करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि फ्रांस और आप जर्मनी का एग्जाम्पल लेके दिया गया है कि व्यक्ति भाषाई समुदाय का सदस्य होते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से वो लोग जुड़े होते हैं। वहाँ पे आप बात कर सकते हो कि समुदाय को प्राथमिकता दो आप, ठीक है। अपने इंडिया में हमने देखा भी कि कहीं ना कहीं ऐसा आप करते हो तो ये कारगर हो नहीं सकता है, क्योंकि अब देखते हैं यहाँ पे कि एक को तो हम मान्यता दे नहीं सकते। एक को दिए तो पता चला चार हमारे ऊपर आके बैठ गए कि तुमने उसे दिया, हमें क्यों नहीं दिया है, हमें भी तो यहाँ पे चाहिए ना। तो इसलिए हम एक को तो दे नहीं सकते हैं। और क्या हुआ कि यही बात हमें खास बनाती है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में अनेक सांस्कृतिक समुदाय हैं। जर्मनी अथवा फ्रांस के विपरीत भारत में बहुत से भाषाई और धार्मिक समुदाय हैं। कोई समुदाय दूसरे पर यानी कि प्रभुत्व ना जमाए, इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी था। और इसी कारण हमारे संविधान के लिए समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना जरूरी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका है कि समुदाय आधारित जो भी आपकी यदि हम देखें कि अधिकारों को मान्यता देना, इसमें बताया गया है कि जरूरी हो गया है, ठीक है। जैसे कि फ्रांस में भी वहाँ पे क्योंकि एक ही समुदाय है, फ्रांस में जर्मनी में कि एक समुदाय पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे हम उन्हें मान्यता दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रत्येक समुदाय वालों को मान्यता दी गई है। सिर्फ किसी एक कम्युनिटी को नहीं कि आप भाषा के आधार पर किसी एक को दे दो, जितने भी लोग हैं वहाँ पे उन सबको दी गई है। और यहाँ से इस प्रावधान से पता चलता है कि भारतीय संविधान धर्म को सिर्फ व्यक्ति का निजी मामला नहीं मानता है। यानी कि जो भारतीय संविधान है आपके धर्म को व्यक्ति का क्या करता है, निजी मामला यहाँ पे नहीं मानता है। इसमें कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पे मैं आपको यदि बताऊँ कि दो तीन चीज़ें ऐसी है जहाँ पे कि धर्म यदि आड़े आता है ना किसी चीज़ के, जैसे अभी हेल्थ से रिलेटेड आप ले लीजिए। हेल्थ में क्या हुआ है, यहाँ पे समस्या क्या हो गई है कि इसमें से यदि हम देखें कि जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो हेल्थ का इशू लेके राज्य धर्म पे हस्तक्षेप कर सकती है। आपको पता होगा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रह रहे हैं और मैंने ही आपको बताया था कि राज्य का कोई पावर नहीं है कि वो हमारे क्या धर्म के बीच में आए पाबंदी लगाए, लेकिन दो तीन आधार है जहाँ पे वो धर्म पर हस्तक्षेप कर सकती है। तो उनमें से एक आपका हेल्थ आता है जिसका वो इशू लेके कर सकती है। कैसे कर सकती है, मान लीजिए कोरोना चल रहा, कोरोना काल में उसने क्या किया, मंदिरों में जाना बंद कर दिया, ठीक है। आपकी कहीं ना कहीं धार्मिक अधिकारों का हनन हुआ, लेकिन क्या है आपकी हेल्थ का सहारा लेके राज्य ऐसा कर सकती है बेशक। और इसमें से हम में से किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि यहाँ पे धर्म के अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि यदि सिचुएशन ऐसी आती है तो राज्य यहाँ पे आपके अधिकारों को बंद, धार्मिक अधिकारों की स्वतंत्रता आपसे छीन सकती है। लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो भी वो आपके धार्मिक अधिकारों को कहीं ना कहीं राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। समुदाय की बात आती है तो उसमें भी वहाँ पे वो थोड़ी कहीं ना कहीं उसमें हस्तक्षेप कर सकती है राज्य, ठीक है। तो कुछ दो तीन बातें हैं जहाँ पे कि राज्य क्या कर सकती है, आपके धर्म के उसमें ही वो हस्तक्षेप कर सकती है। ये आपको बातें समझनी है। और इसके बाद अब हमारा आता है यहाँ पे देखते हैं धर्मनिरपेक्षता की बात आती है। और इस धर्मनिरपेक्षता को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या देखना है। इससे आपके मेंस के क्वेश्चन भी एक दो बनेंगे, ठीक है। उसको भी मैं कवर कराऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, क्योंकि अभी अपने इंडिया में धर्मनिरपेक्षता किस तरीके से है, फ्रांस में किस तरीके से है। क्वेश्चन सीधा सा ये था, क्वेश्चन आज आपको नहीं करना है, ठीक है। और यदि कर पाएँ तो कर लीजिएगा, क्योंकि अभी पढ़े नहीं है तो मैं यही कहूँगी, लेकिन आप कर पाएँ तो करिएगा, कोशिश करिएगा। उसके बाद फिर मैं तो आपको बताऊँगी यहाँ पे क्या है, धर्मनिरपेक्षता
कि भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है। ठीक है, यानी कि धर्मनिरपेक्षता के भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है, क्योंकि फ्रांस कहता है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री हैं, लेकिन एग्जैक्टली में वहाँ देखें ना तो किसी एक ही धर्म को मान्यता देने वाली बात कहता तो है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो है नहीं। तो वो भारत के धर्मनिरपेक्षता से क्या सीख सकता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये बताना है और 150 शब्दों में लिखना। वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वर्ड लिमिट कैसे अपनी बना के रखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। ये क्वेश्चन 2019 का है। ठीक है, अभी 2019 में ही पूछा गया है कि कैसे पूछ सकता है। तो आप लोग इसे करने हो सके तो करने की कोशिश करिएगा और नहीं हो सके तो ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, यहाँ से तो आपके कुछ खास क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, लेकिन जहाँ पे भी बनेंगे मैं वहाँ पे आपको करवाऊंगी। और गोपाल के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए जो भी आप कर रहे थे। थोड़ा सा मैं आपके क्वेश्चन को देखिए, जो आपका ये क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपने लिखा है, काफ़ी आपकी राइटिंग मैंने पहले ही बताया कि काफ़ी अच्छी है। क्वेश्चन क्या था हमारा कि संविधान में संशोधन करने के संसद के शैक्षिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है। समालोचनात्मक विवेचना करना था, यानी कि हमें आलोचना भी करनी थी और उसकी क्या करनी थी, समालोचनात्मक का मतलब ही होता है कि आप आलोचना के साथ साथ उसकी अच्छाई भी लिखो। ठीक है, तो ये जो बातें आपने लिखी है, एक तो मुझे लगता है कि ये 150-200 वर्डों में लिखना था और आपके वर्ड कुछ ज़्यादा हो गए हैं, तो थोड़ा सा आपको शब्दों पे ध्यान देना है। और आप यहाँ पे जो लिखे ना कि 3 प्रकार से हो सकता है, तो आप इसको ना भी बनाएंगे तो चलेगा। ठीक है, ये जो आपका फ्लो चार्ट है, मैंने अभी आपको जो डेट और सन वाला फंडा भी इसीलिए समझाया था कि आपको नहीं याद आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दिया कि संसद में संविधान संशोधन की शक्तियाँ निहित है। वो सारी चीज़ें ठीक है कि यहाँ पे ये आपने यहाँ तक बहुत अच्छी बात लिखी। ठीक है, कि इसमें संशोधन कर सकती है, 3 प्रकार से संविधान में संशोधन कर सकती है। तो यहाँ पे यदि वर्ड लिमिट की समस्या है, आपने जो लिखा है ये बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन जब भी यदि वर्ड लिमिट की समस्या है तो फिर आप कोशिश करिए कि आप छोटे पे ही आपने 3 प्रकार की शक्तियों को बता दिया। तो मेन है कि वहाँ पे आपने समझा दिया। हो सकता है कि आप वहीं पे कोष्टक पे लिख देते, या ऐसे भी लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो आपने लिखा है कि संसद में संशोधन मूल ढांचे की जो भी आपकी ये लिखा हुआ है करती है, और इससे क्या होता है, दूसरे शब्दों में संसद क्या है, संविधान के मूल ढांचे के अलावा किसी की व्यवस्था को संशोधित कर सकती है। ये निर्णय, यानी कि इसमें जो आप लोग लिखे ना, ये थोड़ा सा ना केस डायरेक्ट आप लिख दीजिए, ये 2 ऐसे मत लिखिए। थोड़ा सा मतलब क्या होता है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि 2 केस आपने सीधे सीधे लिख दिए। तो हम इसका केशवानंद बनाम भारतीय एग्जाम्पल दे देते और यहाँ से ये मिनर्वा मिल्स मामले का और 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 3 चीज़ें लिखते, पूरा पैराग्राफ में अपना एक पॉइंट में वो ख़त्म हो जाता हमारा। ठीक है, पॉइंट वाइज आप लिखने की कोशिश करिए तो बेहतर होगा, पॉइंट थोड़ा कम होने चाहिए। और यहाँ पे कोशिश करिए, मेन बात जो है आपकी ना, कि यदि 150 से 200 वर्डों में आपको लिखना है आपका आंसर तो सिर्फ इतने तक आनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी 2 पेज हैं तो 1 पेज और दूसरे पेज का हाफ, दूसरा पेज फुल नहीं होना चाहिए। यदि दूसरा पेज फुल हो रहा है तो दिक्कत है, क्योंकि वर्ड लिमिट आप क्रॉस कर रहे हो और वहाँ पे यदि ऐसा हो रहा है तो फिर आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, इसका पूरा एक्सप्लेन जो है कि यहाँ पे क्या क्या कमियां हैं वो मैं आपको जो आपको मैंने बताया ना, जो दिव्य एजुकेशन चैनल है उसमें मैं अलग से कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं उतना अच्छे तरीके से सब्जेक्ट भी पूरा करना है तो नहीं कवर कर पाऊँगी, इसलिए वहीं पे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सो आप लोग बस कंटिन्यू बनाए रखिए और जो नहीं लिख रहे हैं वो भी आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप अभी से शुरू करेंगे तभी आपकी गलतियाँ समझ में आएगी। और एक बात मैं और आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, जो लिख रहे हैं कि प्लीज़ जब भी आप आंसर लिखें तो गूगल से कंटेंट मत खोजिए कि हमें क्या लिखना है। ठीक है, टॉपर्स के आप आंसर चेक कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो, जिस क्वेश्चन पे आप लिख रहे हो उसी क्वेश्चन का आंसर मत चेक कीजिए, नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरे जो क्वेश्चन लिखे गए क्या पैटर्न है, और एनसीईआरटी के थोड़ा वर्डों को ना वहाँ पे मेंशन करने की कोशिश कीजिए, उसे इस तरीके से पढ़िए कि इसी तरीके से आप लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते, क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज है उसकी।
तो उस तरीके से आपका फ्लो भी बना रहेगा। बस आप लिखते रहिए और हैंड राइटिंग आप ऐसे ही बनाए रखिए, बहुत अच्छी गजब की है, ठीक है। तो यहाँ से कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपकी जो वर्ड लिमिट है ना भी बहुत ज़्यादा है। और आरक्षण वाले में तो आपने मुझे लगता है कैसे ही लिख डाला है, तो उसमें भी मैं आपको बताऊँगी कि क्या कैसे करना है। अभी मिलते हैं फिर शाम तक में, मैं आपको बना के अपलोड कर दूँगी, आप उसे देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, बस करते रहिए, कीप इट।